हेलो स्टूडेंट्स, साइंस कैटलिस्ट ऑनलाइन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जतिन जैन जे सर आपके साथ कंप्यूटर फंडामेंटल्स सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी आए हैं और आने वाले आपके एग्जाम में भी आपकी काफी हेल्प कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर इन अ कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू क्या है, इसकी क्या फुल फॉर्म है? सीपीयू, सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू ब्रेन है कंप्यूटर का, सभी काम सीपीयू कंप्यूटर में कौन परफॉर्म करता है? सीपीयू। तो सीपीयू ही तो परफॉर्म करता है सभी मेन काम कंप्यूटर में। तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, वो होगा ऑप्शन ए, सीपीयू। इसका फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंटिंग डिवाइस? पॉइंटिंग इन सभी इन चार ऑप्शन में से पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस कंप्यूटर में कोई भी कहीं भी क्लिक करने के लिए या कुछ भी करने के लिए हम किसका, माउस का ही तो यूज करते हैं, और किसी का तो यूज करते नहीं है। तो जो माउस है उसमें एक ऐसा पॉइंटर होता है, ये आप सभी ने देखा होगा, इस तरह का दिखता है वो। तो ये पॉइंटिंग डिवाइस माउस होता है, क्योंकि आप माउस से ही तो कहीं भी क्लिक करते हो, और किसी चीज से तो करते नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 3, विच मेमोरी इज नोन एज वॉलेटाइल मेमोरी? किस मेमोरी को वॉलेटाइल कहा जाता है? वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल का मतलब होता है जो उड़ जाता है। तो ऐसे ही वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है जिसका डेटा बना नहीं रहता, या फिर कंप्यूटर को बंद करने के बाद उसका डेटा साफ हो जाता है, वो खाली हो जाती है, ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो अब वॉलेटाइल मेमोरी रैम होती है, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हमारी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। एक दूसरी तरह की मेमोरी भी होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है उसका डेटा उड़ता नहीं है कंप्यूटर को बंद करने के बाद भी। तो वो होती है दूसरी तरह की अपनी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, जो कि ये रोम, हार्ड डिस्क और एसएसडी, ये तीनों नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हैं, और वॉलेटाइल मेमोरी रैम है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एएलयू इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में एएलयू का कार्य क्या है? एएलयू, कंप्यूटर में कोई भी हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो कौन करता है? एएलयू करता है, मॉनिटर तो करता नहीं है। तो एएलयू जो है, जैसे कोई भी प्लस माइनस का प्लस करना, माइनस करना, या फिर ग्रेटर देन या लेस देन, ऐसे सारे काम एएलयू करता है। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये तो इसका आंसर बी होगा, क्योंकि एएलयू डाटा तो स्टोर करता नहीं है, ये अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। डिस्प्ले आउटपुट, ये भी गलत है। डेटा ट्रांसफर डेटा, ये भी गलत है। एएलयू के लिए ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों आप सभी जानते होंगे, विंडोज 11, विंडोज 10, विंडोज 7, एक्सपी, ये सब हम रोजमर्रा में बहुत यूज करते हैं। तो वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को चलाते हैं। कंप्यूटर विंडोज या ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से चलता है। सबसे फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम अपना विंडोज है। तो इन चार में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स एक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अब उतना यूज नहीं होता। ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लाइनेक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी यूज होता है काफी जगह पे। तो जो ओरेकल एक तरह से
ओरेकल एक तरीके का डेटाबेस है। ओरेकल का काम होता है डेटा स्टोर करना। ओरेकल डेटा स्टोरेज के लिए काम आता है, बड़ी कंपनियां इसको यूज करती हैं, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज इंटीग्रेटेड सर्किट्स? कौन सी जनरेशन कंप्यूटर की इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज करती है? इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होते हैं? एक ही सर्किट के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट को लगाना, वो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। यानी एक बड़ा सा सर्किट बोर्ड है, उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे सर्किटों को लगाना, यानी बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, लाखों सर्किट होते हैं एक ही आईसी के ऊपर, तो वो होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो कौन सी पीढ़ी ने इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज करना स्टार्ट किया? पहली पीढ़ी में नहीं हुए, दूसरी में भी नहीं हुए। जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज करना स्टार्ट किया दोस्तों। कौन सी पीढ़ी? तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों ने। और चौथी फिर करती ही है, लेकिन थर्ड जो पीढ़ी थी वो यूज करती थी इंटीग्रेटेड सर्किट्स को। अब सातवां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कंसिडर्ड लो लेवल? इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा लो लेवल मानी जाती है? लो लेवल, दो तरह की कंप्यूटर में भाषाएं होती हैं दोस्तों। लो लेवल भाषा होती है, एक हाई लेवल भाषा होती है। लो लेवल भाषा कौन सी होती है? जो कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। जो कंप्यूटर तो आसानी से समझ सकता है, पर हमें इंसानों को समझने में दिक्कत आती है। दूसरी अपनी हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर को समझने में मुश्किल होगी, लेकिन हम लोग जो इंसान है यानी जो कोड कर रहे हैं वो उनके लिए समझना आसान होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि इन चारों में से कौन सी लो लेवल है? पाइथन? पाइथन लो लेवल नहीं है, पाइथन तो इंग्लिश जैसी ही लिखी जाती है, तो वो हाई लेवल है। सी भी हाई लेवल लैंग्वेज है क्योंकि वो समझना हमारे लिए आसान है। असेंबली लैंग्वेज मुश्किल होती है समझना इंसानों के लिए, तो वो लो लेवल लैंग्वेज है। और जावा भी हाई लेवल लैंग्वेज ही होती है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखें, लैंग्वेज दो तरह की हैं, लो लेवल और दूसरी हाई लेवल। तो दो तरह की लैंग्वेज हैं, ठीक है, लो लेवल और हाई लेवल। तो जो असेंबली लैंग्वेज है वो हमारा आंसर है। ये ध्यान रखिए कि ये लो लेवल लैंग्वेज है। आप लोग ये भी ध्यान रखिए कि पाइथन, सी और जावा हाई लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी, निम्नलिखित में से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ये आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज अ जीयूआई इन कंप्यूटिंग? कंप्यूटिंग में जीयूआई किसे कहते हैं? जीयूआई क्या होता है? जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई होता है जी यू आई, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई होता है कि हम जब कंप्यूटर को यूज करते हैं तो उसमें हम कहीं पे क्लिक करते हैं, कभी किसी बटन को दबा देते हैं, जैसे कि ये अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन है, इसके ऊपर यहाँ पे क्रॉस बटन होता है, यहाँ होता है ऐसे ऐसे, यहाँ यहाँ अपना स्टार्ट का बटन लगा हुआ होता है, यहाँ से भाई वर्ड खोल लिया, यहाँ से क्रोम खोल लिया। तो इस तरीके से हम कंप्यूटर में क्लिक कर देते हैं, कहीं से कॉपी कर लिया। तो ये सब हम जो अलग अलग बटन दबा रहे हैं कंप्यूटर में, ये जीयूआई होता है। कंप्यूटर में दो चीजें होती हैं, पुराने कंप्यूटरों में जीयूआई नहीं होता था, उसमें जिसे भी यूज करना इसीलिए मुश्किल हुआ करता था। पहले के टाइम में कंप्यूटरों को, जब कंप्यूटर नए बने थे, यूज करने के लिए हर चीज के लिए कोड लिखना पड़ता था। अब दोस्तों कोड हर कोई तो लिख नहीं सकता। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, तो ये सब हर कोई, हम आम इंसान तो लिख नहीं सकते। तो इसीलिए फिर ये जीयूआई बनाया
कि आम इंसान भी कंप्यूटर को कैसे यूज करे, उसके लिए जीयूआई बनाए गए कि आम इंसान जैसे आसानी से कंप्यूटरों को यूज कर सके। तो हमारा पहला ऑप्शन है जनरल यूजर इंटरनेट, तो ये तो नहीं होगा। जो ऑप्शन बी है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन सी भी गलत है, ग्लोबल यूजर इंटीग्रेशन, और ऑप्शन डी भी गलत है। तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखिए, जीयूआई की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और मैंने जैसा बताया, आप जैसे क्लिक करते हैं किसी, कभी क्रोम के बटन पे, कभी स्टार्ट, कभी कॉपी, कभी कोई बंद करना फाइल, ये सब जीयूआई ही हैं, ये हम आसानी से यूज कर सकें कंप्यूटर को। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या एग्जांपल है? हाई लेवल लैंग्वेज मैंने अभी दोस्तों बताया, हाई लेवल लैंग्वेज है कि जो हम लोग, जो हम आम इंसान है वो आसानी से समझ सके। कंप्यूटर को मुश्किल होगी लेकिन उसके लिए सॉफ्टवेयर बना हुआ है। तो हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग आसानी से समझ सकेंगे। तो इनमें से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है? मशीन कोड नहीं है। मशीन कोड तो 0 और 1 में लिखा जाता है, 0 1। जो कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर को समझता है, 0 1 0 1, तो वो तो हम आम इंसान ऐसे नहीं समझते, ऐसे नहीं लिख सकते। असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज है, अभी हमने कुछ ही देर पहले देखा भी, तो ये भी नहीं है। कोबोल हाई लेवल लैंग्वेज है, कोबोल होगा हाई लेवल लैंग्वेज। ये पहले चलता था, अब यूज नहीं करते, लेकिन पुराने समय में कोबोल को यूज किया करते थे, अब ये आउटडेट हो चुकी है। बाइनरी, बाइनरी भी नहीं होगा, बाइनरी का मतलब तो होता है 0 1 0 0, कुछ इसी तरह से लिखना, तो ये हम नहीं लिख सकते। तो हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होगी? कोबोल। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ दीज इज अ फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर क्या काम करता है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है अरिथमेटिक कैलकुलेशन। अरिथमेटिक कैलकुलेशन तो एएलयू करता है, अभी हमने पढ़ा भी, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, वो काम एएलयू का है। ये काम कौन करता है? एएलयू, है ना भाई, ऑप्शन ए, यानी अरिथमेटिक कैलकुलेशन एएलयू का काम है। इसका मतलब है प्लस करना, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब होता है जो रैम होती है भाइयों, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम होती है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको कैसे मैनेज करना है कि इसमें भाई कितनी, कितने जीबी स्पेस बची है, कितनी नहीं बची, कितनी खाली रखनी है, कितनी भरी रखनी है, तो वो सारा काम मेमोरी मैनेजमेंट में आता है, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। डेटा माइनिंग भी नहीं है। टाइपिंग टेस्ट तो हम कीबोर्ड से करते हैं, टेक्स्ट को तो हम कीबोर्ड, कीबोर्ड तो आप सभी जानते हैं, कीबोर्ड तो आपने देखा होगा, यहाँ बटन बने हैं कीबोर्ड में बहुत सारे, तो कीबोर्ड का ये काम होता है, ये टाइपिंग टेस्ट का काम कीबोर्ड करता है। ठीक है, ये भी नहीं है। तो हमारा क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट। ये ध्यान रखिए दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम मेमोरी मैनेजमेंट करना होता है। व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर? यूआरएल क्या है? यूआरएल, यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, देखें ऑप्शन ए है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो ऑप्शन ए ये है। अब मैं बताता हूं यूआरएल क्या होता है। जैसे अभी आप सभी लोग कोई भी वेबसाइट खोलनी है, जैसे www.google.com, गूगल क्रोम में आप लोग लिखते हो www.google.com, तो ये यूआरएल है कि भाई हर ये यूआरएल एक तरीके से भाई वेबसाइट का नाम क्या है, तो वो ये यूआरएल होता है, जैसे www.google.com, और इसकी फुल फॉर्म होती है भाइयों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है।
ऑप्शन बी ये गलत है, यूनिफॉर्म रिट्रीवल लिंक। यूनिफाइड रिसोर्स लोकेशन ये भी गलत है, और ऑप्शन डी भी गलत है। तो ऑप्शन ए आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 12, विच एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ईमेल भेजने के लिए और ईमेल हमें मिलता है, क्यों कौन काम लेते हैं? एमएस वर्ड नहीं लेते भाई। एमएस वर्ड का क्या काम होता है? एमएस वर्ड तो कुछ ऐसा होता है, उसमें भाई हम तो कुछ टाइप करते हैं, उसमें तो ए बी सी डी कुछ फाइल वगैरह बनानी है, वो नोट्स बनाना, वो है एमएस वर्ड का काम। जीमेल, जीमेल है जिससे हम ईमेल भेजते हैं, ये तो काफी फेमस है, सभी को, आप दोस्तों सभी को पता होगा, आपने कभी ना कभी तो ईमेल भेजा होगा या आपको ईमेल मिला होगा। एमएस एक्सेल भी ईमेल के लिए नहीं काम आता, और नोटपैड भी काम नहीं आता। और दूसरे और कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो ईमेल भेजने के लिए काम आती है? ऐसी और भी तो एप्लीकेशन है, कोई अकेली मार्केट में जीमेल ही तो है नहीं। तो जीमेल के अलावा जैसे याहू अपना है, याहू, हॉटमेल, तो ये भी ईमेल ही भेजने के लिए काम आती हैं, जैसे याहू, हॉटमेल, और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो ईमेल, जिनका काम ही है ईमेल भेजना और हमें ईमेल उनसे मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13, लंबी दूरी पर कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी व्हाट इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस? ठीक है, लंबी दूरी, यहाँ लंबी दूरी की बात हो रही है दोस्तों, कई हजारों किलोमीटर की दूरी की बात कर रहे हैं हम, लंबी दूरी, वैसे अलवर से दिल्ली। तो यूएसबी केबल तो नहीं, यूएसबी केबल तो हम यूज करते हैं अपने कंप्यूटर से फोन में ट्रांसफर करने के लिए, या फोन से कंप्यूटर के लिए, आप सभी ने कभी ना कभी यूएसबी यूज करी होगी। तो यूएसबी नहीं है, ये तो छोटी दूरी की हो गई। लैन भी नहीं है, लैन होती है लोकल एरिया नेटवर्क, इसका तो नाम ही ऐसा है, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी लोकल, कम दूरी। लोकल का मतलब तो समझते हैं ना भाई, कम दूरी अपना, तो यह है लोकल एरिया नेटवर्क, ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी है वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क होता है वैन की फुल फॉर्म, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखें। वैन कई हजारों किलोमीटर दूर भी कुछ भेजना है उस, या दो कंप्यूटरों को जोड़ना है कई हजारों किलोमीटर पे, जैसे एक कंप्यूटर अलवर में रखा है तो दूसरा बेंगलोर में रखा है, तो उसके लिए वैन का यूज है। एचडीएमआई भी नहीं होती। एचडीएमआई का क्या काम होता है? एचडीएमआई अपनी होती है ऑडियो और वीडियो। ऑडियो यानी सुनने वाला, हम सुनते हैं, आवाज आती है, गाने, ये सब। तो ऑडियो वीडियो ट्रांसफर के लिए एचडीएमआई का यूज होता है, जैसे हम अपने लैपटॉप से कुछ चलाने के लिए टीवी में एचडीएमआई केबल लगा देते हैं, तो लैपटॉप का सब टीवी में दिखने लगता है, वो एचडीएमआई केबल होती है। इसका आंसर वैन होगा, लंबी दूरी के लिए वाइड एरिया नेटवर्क, छोटी दूरी के लिए लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ ब्राउजर? ब्राउजर का मेन फंक्शन क्या है दोस्तों? मुख्य कार्य, ब्राउजर का मुख्य कार्य ईमेल भेजना? नहीं, ईमेल भेजना ब्राउजर का मुख्य कार्य नहीं है, वो तो ईमेल एप्लीकेशन का कार्य है, जो ईमेल भेजने के लिए वेबसाइट का उपयोग करते हैं, ईमेल एप्लीकेशन, तो ये तो नहीं है। टाइपिंग डॉक्यूमेंट, टाइप करने के लिए तो हम कीबोर्ड यूज करते हैं, कीबोर्ड, कीबोर्ड का यूज होता है टेक्स्ट टाइप करने के लिए, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है एक्सेसिंग वेब पेजेस, हाँ ये हमारा आंसर होगा, हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ब्राउजर कौन होता है? ब्राउजर जैसे आप सभी जानते हैं अपना गूगल क्रोम है, जैसे ये है क्रोम, यहाँ पे गूगल, तो ये है
हमारा गूगल क्रोम, इसमें यहाँ पे जैसे हम टाइप करते हैं www.google.com, तो ये ब्राउजर का मेन काम है भाई कोई वेबसाइट एक्सेस करना, या www.facebook.com, whatsapp.com, हम ये सब आए दिन हमारे रोजमर्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ब्राउजर का मेन काम है एक वेब पेजों को एक्सेस करना। वेब पेज कौन होते हैं भाई? गूगल का पेज रहा, फेसबुक का पेज, व्हाट्सएप का पेज रहा, और भी कोई नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, ये सब वेब पेज हैं। गेम खेलने के लिए तो भाई नहीं यूज होता ब्राउजर का काम। ये गेम तो अपने आप ही एक सॉफ्टवेयर है, उसे तो कंप्यूटर में अलग से डालते हैं, सभी गेम भी खेलते हैं, मोबाइल में भी खेलते हैं कभी कभी। तो इसका ऑप्शन सी होगा आंसर। Which of these is not an email service provider? इनमें से कौन सी ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है? ईमेल, ईमेल के लिए आपको पता है भाई याहू, याहू तो ईमेल होता है, याहू तो यूज करते हैं लोग। हॉटमेल भी ईमेल होता है, हॉटमेल तो आप सभी ने, ये भी यूज होता है, काफी लोग करते हैं इसको। लेकिन फेसबुक नहीं है। फेसबुक एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, ये एक सोशल मीडिया के लिए है, क्योंकि फेसबुक पे भाई सोशल मीडिया मतलब कि हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, कि भाई मैं मेरे दोस्तों से जुड़ा हुआ हूँ, बातें कर रहा हूँ, उनकी फोटो देख रहा हूँ। फेसबुक का तो ये काम है, सभी लोग फेसबुक पे होंगे, सभी की ज्यादातर की आप में से होगी आईडी, तो ये फेसबुक का काम है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, फेसबुक एक सोशल मीडिया है। जीमेल, जीमेल तो है, जीमेल तो ईमेल ही भेजने के लिए काम आता है। तो इन चार ऑप्शन में से फेसबुक ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है अपना फेसबुक। फेसबुक एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फेसबुक। ठीक है, फेसबुक एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, ध्यान रखें इसको। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन देखें क्या कहता है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इन चार में से कौन सा टूल यूज करते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है? एक दूसरे से बात करना। कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि सभी क्लास ऑनलाइन हो रही थी, आप स्कूलों में पढ़ रहे थे जब भी, तो उन दिनों क्लासें ऑनलाइन हो रही थी, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ही तो जरिए हम कर रहे थे। तो इन चार में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल नहीं है? जूम। इनमें से कौन सा? तो जूम तो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल। जूम तो आप सभी ने यूज किया होगा कोरोना काल में, आप सभी जानते हैं कि कोई जूम यूज कर रहा था तो कोई गूगल मीट यूज कर रहा था, इनमें से कोई ही कर रहे थे लोग, और भी हैं पर ये फेमस है ज्यादा। तो आप सभी ने यूज करा है जूम, इस पे क्लास सुनी होंगी कभी ना कभी। तो जूम ही एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है, वर्ड पैड नहीं है, पेंट तो बिल्कुल नहीं है, और एक्सेल भी नहीं है। तो जूम ही है। जूम के अलावा दूसरा होता है, एक और भी है, गूगल मीट। गूगल मीट भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज क्लाउड स्टोरेज? क्लाउड स्टोरेज क्या है? जैसा आप क्लाउड से समझ सकते हैं, क्लाउड का मतलब बादल होता है, यानी कहीं दूर। क्लाउड स्टोरेज का भी कुछ ऐसा ही मतलब है, बादल जैसा। यानी जैसे बादल हमसे दूर है, तो हमारा जो डेटा है वो कहीं दूर स्टोर है, बादल की तरह। वही एकदम हमारे कंप्यूटर में नहीं है हमारा डेटा। जैसे आपका गाना है, कोई कोई आपकी मूवी है, वो आपके कंप्यूटर में नहीं है, लेकिन वो कहीं और ही स्टोर हो रखी है, कहीं सर्वर पे, कहीं दूसरी जगह है, जिससे आप इंटरनेट का यूज करके एक्सेस कर सकते हो, या इंटरनेट का यूज करके यूज कर सकते हो। वो है क्लाउड स्टोरेज। समझे? तो क्लाउड स्टोरेज के लिए ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। स्टोरिंग डेटा इन फिजिकल डिस्क, यानी डेटा को भौतिक डिस्क में स्टोर करना, तो ये तो नहीं है, क्योंकि नॉर्मली तो हमारे कंप्यूटर में फिजिकल डिस्क या भौतिक डिस्क में डेटा स्टोर होता है। क्लाउड तो है भाई कहीं दूर करना। ऑप्शन नंबर बी, स्टोरिंग डेटा ऑन अ पेन ड्राइव, यानी डेटा को पेन ड्राइव में डालना, तो ये भी नहीं है, क्योंकि पेन ड्राइव तो हमारे पास ही होती है और उसके लिए इंटरनेट का यूज नहीं करना पड़ता, तो ये भी गलत है।
ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट के माध्यम से रिमोट सर्वर पर डेटा स्टोर करना, यानी स्टोरिंग डेटा ऑन रिमोट सर्वर वाया द इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट के माध्यम से स्टोर करना किसी दूसरे सर्वर पर, यानी क्लाउड एकदम हमसे बहुत दूर है, हजारों किलोमीटर, शायद अमेरिका में भी हो सकता है, वो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही, अमेरिका में हो सकता है। तो वो है, तो यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन डी है स्टोरिंग डेटा इन रैम, रैम में स्टोर करना, तो ये रैम तो हमारे कंप्यूटर में ही होती है, पता है ना सभी को, रैम तो हमारे कंप्यूटर में ही होती है। तो रैम में डेटा स्टोर करना, क्लाउड नहीं है। क्लाउड समझो, ये रहा क्लाउड, ये रहा हमारा कंप्यूटर, और ये हमारा इंटरनेट। तो ये हमारा हाँ, तो इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर जो है अपना डेटा इंटरनेट के माध्यम से ही क्लाउड पे स्टोर कर रहा है और इंटरनेट के माध्यम से ही उससे ले रहा है। तो ये क्लाउड का मेन काम है, जो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज एन ईमेल अटैचमेंट? ईमेल अटैचमेंट क्या है? ईमेल, ईमेल आप लोग भेजते हैं, तो ईमेल अटैचमेंट क्या है? ईमेल अटैचमेंट का मतलब है कि ईमेल के साथ कोई फाइल भी भेजना, चाहे वो आपकी कोई फोटो हो, चाहे आपका गाना हो, चाहे मूवी हो, चाहे कोई वर्ड की फाइल हो, चाहे कोई पीडीएफ फाइल हो, चाहे आप अपने दोस्त को नोट्स भेज रहे हो, चाहे चाहे आप अपने दोस्त को कंप्यूटर के ही नोट्स भेज रहे हो, ईमेल से भेज रहे हो, तो उसमें अगर आप फाइल अपनी लगाओगे, उसे ईमेल अटैचमेंट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ईमेल अटैचमेंट। एक ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, ईमेल भेजते टाइम एक ऐसा पिन जैसा साइन बना रहता है, पिन, उसमें उस पे ही क्लिक करके आप कोई फाइल अटैच करते हो, वहां लिखा भी रहता है अटैच, जब आपने कभी भेजा। नहीं भेजा अगर किसी ने, तो एक बार आज ही भाई भेज के देख लो, पता चल जाएगा, और क्वेश्चन हमेशा के लिए याद रह जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा क्वेश्चन कि भाई क्या है ये। तो अब ऑप्शन देखिए, सब्जेक्ट लाइन नहीं है, ये आंसर नहीं है। सब्जेक्ट लाइन यानी विषय पंक्ति, ये तो नहीं है भाई हमारा आंसर ना। तो बॉडी ऑफ द ईमेल, भाई ईमेल की बॉडी तो अलग होती है, जो हम हाय हेलो ये सब लिख रहे हैं या और कुछ भी लिखेंगे, वो होती है बॉडी, ये भी नहीं है। अब ऑप्शन सी है फाइल सेंट अलोंग विद द ईमेल, ईमेल के साथ जो फाइल भेज रहे हैं वो है ईमेल अटैचमेंट, तो आंसर सी होगा इसका। सेंडर का नाम, भेजने वाले का नाम, यानी मेरा नाम, मतलब मैं ईमेल भेज रहा हूं तो भाई जतिन आएगा वहां पे, तो सेंडर नहीं है। तो यानी ईमेल अटैचमेंट एक फाइल है जो ईमेल के साथ भेजी जाती है, तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, 19वां सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? HTTP का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP एक तरीके के रूल है, जैसे कानून होता है ना, ये इंटरनेट का कानून है HTTP। HTTP आप लोग आसानी से समझ सकते हो, ये इंटरनेट का कानून है कि भाई कोई भी हम वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, उसका क्या प्रोसेस होगा या किस विधि से वो काम होगा, वो सारे जो रूल हैं या कानून उसका, वो HTTP है। जैसे देश का कानून है, वैसे ये अपना वेबसाइट को चलने के लिए ये कानून है, अपना इंटरनेट चलाने का ये कानून है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आप सभी लोग याद रखें, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। ऑप्शन बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, और डी भी नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों गलत हैं। तो ये ध्यान रखिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये है। क्वेश्चन नंबर 20, 20वां सवाल, which of these is an example of an e-service? इन चार में से ई सेवा का कौन सा उदाहरण है? ई सेवा, ठीक है, ई सेवा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्विस। ठीक है, ध्यान रखें, मैं यहां लिख भी देता हूं, आप इसे नोट कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक
नोट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस। ई सर्विस, ठीक है, देख लीजिए, ई सर्विस यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्विस। इसका मतलब होता है कि जो कोई फिजिकल चीजें, जैसे हमारा बैंक का उदाहरण ले लीजिए, इंटरनेट बैंकिंग होती है आजकल, इंटरनेट बैंकिंग सबने कभी ना कभी यूज करी है। तो जो इंटरनेट बैंकिंग से क्या होता है कि वैसे हमें बैंक जाना पड़ेगा, मान लो मुझे मेरे दोस्त को 10,000 रुपए भेजने हैं, तो मैं पहले बैंक जाऊंगा, स्लिप भरूंगा, है ना, स्लिप भरूंगा तब दूंगा 10,000 रुपए, मुझे कई घंटे लगेंगे। अब ई सर्विस से क्या है, वो ही काम ऑनलाइन हो जा रहा है, ठीक है, मैं अपने दोस्त को तुरंत भेज दूंगा इंटरनेट बैंकिंग, या फिर यूपीआई, यूपीआई आप देख रहे हैं वो भी ई सर्विस है। आप 5 मिनट के अंदर अंदर, एक मतलब सेकंड भी नहीं लगता, आप अपने दोस्त को, भाई को, बहन को कितने भी पैसे भेजें, उनसे मंगाएं या कुछ भी करें। तो वैसे वो काम पहले आप जा जाके करते थे, तो अब वही सारा काम आप ऑनलाइन कर ले रहे हो, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक सर्विस की भाई, जो फिजिकल काम होता था पहले, फिजिकली जाके करते थे उसी काम को, अब वही काम हम ऑनलाइन कर ले रहे हैं। मोबाइल, ये अपने भाई मोबाइल की रही स्क्रीन, ये मोबाइल की सबने देखी है, यूपीआई सबने यूज करे हैं, कोई फोन पे यूज करता है, कोई गूगल पे यूज करता है, कोई अमेजोन पे भी यूज करते हैं लोग आजकल। तो ये है, तो इंटरनेट ब्राउजिंग, इस इंटरनेट ब्राउजिंग नहीं है इसका आंसर। क्यों नहीं है भाई, ये क्यों नहीं है? इंटरनेट ब्राउजिंग भी आखिर है तो इंटरनेट से ही चलने वाली चीज। इंटरनेट ब्राउजिंग इसलिए इसका आंसर नहीं है, इंटरनेट ब्राउजिंग का मतलब होता है वेबसाइटों को एक्सेस करना। जैसे हम अलग अलग वेबसाइटों पे जा रहे हैं, कभी मैं गूगल चलाऊंगा, गूगल से मैंने अपने, गूगल से जैसे आप साइंस कैटलिस्ट सर्च कर रहे हैं, तो तुरंत आपने साइंस कैटलिस्ट हमारा चैनल खोला और तुरंत वहां से ये आपने कंप्यूटर का वीडियो सुन रहे हो, ये सभी ब्राउजिंग है। कभी आपने वीडियो सुना, फिर आप थोड़ी देर में व्हाट्सएप चलाने लग गए, व्हाट्सएप की वेबसाइट खोल ली, फेसबुक की वेबसाइट खोल ली, इंस्टाग्राम की वेबसाइट खोल ली अपने कंप्यूटर पर, तो वो है इंटरनेट ब्राउजिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑनलाइन बैंकिंग, ये है, अभी मैंने आपको उदाहरण भी दिया, जैसे आपको एसबीआई, पीएनबी इनमें नहीं जाना, अब आप ऑनलाइन अपना यूपीआई ऐप खोलिए, फोन पे खोलिए, गूगल पे खोलिए और ट्रांसफर कर दीजिए पैसा या मंगवा लीजिए। तो वो फिजिकल जो काम था वो ऑनलाइन घर बैठे हो गया, तो वो ई बैंकिंग है, या सॉरी ई सर्विस है। टाइपिंग डॉक्यूमेंट नहीं, टाइपिंग डॉक्यूमेंट के लिए तो हमें कीबोर्ड चाहिए होता है, कीबोर्ड तो आपने देखा है ना भाई, कीबोर्ड होता है, सबने देखा है कीबोर्ड लैपटॉप में, कंप्यूटर में। और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, यानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, ये भी नहीं है आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी, ई बैंक, ई सर्विस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, ऑनलाइन बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 21, 21वां सवाल, व्हाट इज द टर्म फॉर स्टीलिंग सॉफ्टवेयर विदाउट पेइंग फॉर इट? बिना भुगतान किए सॉफ्टवेयर चुराना क्या कहा जाता है? यानी बिना पैसे दिए सॉफ्टवेयर की चोरी करना, है ना, सॉफ्टवेयर की चोरी की बात हो रही है। सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग नहीं है। क्यों? सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग का मतलब तो होता है कि पैसा देकर सॉफ्टवेयर का लाइसेंस खरीदना, जैसे आप एंटीवायरस का खरीदते हो लाइसेंस, पैसे देकर 1,000 रुपए वही सालाना खरीद लिया, पैसे दिए लाइसेंस खरीद लिया, तो ये नहीं है इसका आंसर सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग। सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब होता है सॉफ्टवेयर को बिना पैसे दिए चुराना। जैसे आप अपने दोस्त से मंगवा लिया कि तू हमें ये गेम भेज दे, कि भाई दोस्त अपने को गेम भेज देगा, हमने पैसे भी नहीं दिए और उसके बिना गेम भी चला लिया बिना पैसे दिए, तो ये है सॉफ्टवेयर की चोरी, बिना पैसे दिए काम कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर पायरेसी होती है सॉफ्टवेयर की चोरी। तो फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर तो दोस्तों अब हो नहीं सकता, क्योंकि फ्री सॉफ्टवेयर का मतलब तो फ्री है भाई, उसमें क्या चोरी करना। और ओपन सोर्स भी ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें कोई भी फ्री में चला सकता है, फ्री में चलते हैं ओपन सोर्स, उनके लिए पैसा नहीं लगता दोस्तों, ठीक है। तो अपना सॉफ्टवेयर पायरेसी होता है सॉफ्टवेयर की चोरी करना, आप लोग ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 22, 22वां सवाल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी?
नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य क्या है ना। नेटवर्क पे क्योंकि आप लोग जानते हो आजकल हैकिंग हो रही है बहुत ज्यादा, लोगों का पैसा निकल जाता है कंप्यूटर से ही, फोन से निकल जाता है पैसा। तो उसकी सुरक्षा की कौन से उद्देश्य हैं कि हम क्यों कर रहे हैं। अपने कंप्यूटर को बचाने के लिए कर रहे हैं ना, अपना कंप्यूटर बचाने के लिए, फोन बचाने के लिए, उन सब के लिए नेटवर्क। क्योंकि अभी हम सभी लोग इंटरनेट को चलाते हैं, आप सब चलाते हैं इंटरनेट को, तो उसकी सुरक्षा कैसे होगी। टू प्रमोट वेबसाइट, नहीं, वेबसाइट को प्रमोट करना सुरक्षा में तो नहीं आता। हाँ ये है। बी है टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस, यानी अनअधिकृत एक्सेस रोकना। नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य अनअधिकृत एक्सेस को रोकना है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकना नेटवर्क सिक्योरिटी का मेन गोल है या उद्देश्य है। ऑप्शन बी सही होगा। डिलीट करना, भाई पुरानी फाइलों को डिलीट करना नहीं होगा। डाउनलोड स्पीड बढ़ाना, ये तो भाई न इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड बढ़ेगी तो ही होगा ये तो ऑप्शन नंबर बी होगा नेटवर्क सिक्योरिटी का उद्देश्य कि अनधिकृत एक्सेस और अनऑथोराइज एक्सेस को रोकना। ठीक है, आप दोस्तों ध्यान रखिए ये। क्वेश्चन नंबर 23, आईटी एक्ट में नैतिक मुद्दा कौन सा है। एथिकल इशू क्या है आईटी एक्ट। आईटी एक्ट पहले तो हम ये देखेंगे कि आईटी क्या है। ये मतलब क्या बात हो रही है ये, है ना। आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है आईटी का मतलब। यानी हम जो कंप्यूटर चला रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, तो इसकी भी तो एक नैतिकता है कि हम, इसका भी तो एक नैतिक वो है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। कुछ चीजें गलत भी हैं और कुछ चीजें सही भी हैं। जैसे चोरी करना कंप्यूटर के माध्यम से, वो एक तरीके से गलत काम है कि आप किसी का पैसा चुरा रहे हैं, या फिर किसी ने बहुत पैसा लगाकर कोई सॉफ्टवेयर बनाया, हम उसकी चोरी कर ले रहे हैं या उसको कॉपी कर रहे हैं, तो वो गलत है। स्लो इंटरनेट, ऑप्शन नंबर ए, धीमा इंटरनेट, तो ये तो कोई समस्या नहीं है, कोई नैतिक मुद्दा नहीं है। सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब क्या है, बिना पैसे दिए सॉफ्टवेयर चुराना, है ना भाई। बिना सॉफ्टवेयर दिए पैसे चुराना तो एक नैतिक मुद्दा हो गया ना कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर साइंस में। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी हमारा आंसर है। बड़ा स्टोरेज या और ऑनलाइन शॉपिंग नहीं है, ये ध्यान रखिए। सॉफ्टवेयर पायरेसी का क्वेश्चन कई बार आ रहा है। सॉफ्टवेयर पायरेसी मतलब है कि बिना पैसे दिए सॉफ्टवेयर को चलाना, यानी सॉफ्टवेयर की चोरी है ये तरीके से। क्वेश्चन नंबर 24, साइबर अपराध क्या है। साइबर अपराध यानी साइबर क्राइम, साइबर क्राइम क्या है ये उसके बारे में चार ऑप्शन है। साइबर क्राइम का मतलब होता है कंप्यूटर के द्वारा क्राइम करना या अपराध करना। जैसे अपराध होते हैं भाई चोरी करना, किडनैपिंग करना, तो कंप्यूटर के माध्यम से भी आजकल ये सभी चीजें हो रही हैं। तो इसके लिए हम अभी ऑप्शन देखते हैं, चार ऑप्शन क्या है। बाइंग प्रोडक्ट ऑनलाइन, ऑनलाइन खरीदी करना, अब अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से खरीदी कर रहे हो, तो वो कोई चोरी नहीं है, उसके लिए तो आप पैसा देते हो और खरीदी करते हो। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन, इलीगल एक्टिविटी डन यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट, कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करके अवैध गतिविधियों को करना। ठीक है, अवैध गतिविधियां करना कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से, वो साइबर अपराध है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी साइबर अपराध है। जैसे एक दो साइबर अपराध आप समझ सकते हैं, जैसे आजकल आप सुन रहे होंगे डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट भी साइबर अपराध है। आपको एक ऐसा डर दिखाया जाएगा कि भाई कोई आईपीएस या पुलिस वाला बन के आपको डर दिखाएगा कि आपके ऊपर कोई फाइन लग गया और आप उसे अब भाई, और ऐसे में लोग उसे 10 लाख 20 लाख 50, कई लोग करोड़ों रुपए, और अच्छे खासे लोग उसके झांसे में आ रहे हैं। तो आप लोग भी ये चीजों का ध्यान रखिए क्योंकि आप लोग भी कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, तो ये बड़ा ध्यान रखने योग्य है कि हम कैसे कंप्यूटर चला रहे हैं और कहीं हम कोई झांसे में तो नहीं फंस रहे या किसी अपराध का शिकार तो नहीं हो रहे। तो ये हमें बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है।
तो ऑप्शन बी है इलीगल एक्टिविटी डन यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट, ये साइबर अपराध है, यानी अवैध गतिविधियां कंप्यूटर से करना। वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस, ये तो कोई अपराध नहीं है, ये तो अच्छी बात है कि आप पढ़ाई की वीडियो देख रहे हैं साइंस कैटलिस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो इससे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे तो ये तो अच्छी चीज है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करना, ये भी कोई गलत चीज नहीं है, बढ़िया है। आप अपने नोट्स बना रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं तो ये तो अच्छी चीज है। क्वेश्चन नंबर 25, आईटी एक्ट का पूरा नाम क्या है? आईटी एक्ट, आईटी एक्ट का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है। ये सन 2000 में आया था भारत देश में, सरकार इसे सन 2000 में लाई थी आईटी एक्ट। ये क्यों आया था? क्योंकि 2000 तक, सन 2000 तक देश में कंप्यूटर का उपयोग बहुत बढ़ गया, तो अब सरकार को ये हुआ कि भाई जैसे लोगों पर कानून लागू हैं कि भाई कोई मोटरसाइकिल चलाने, कार चलाने पर कानून लागू है, चोरी का कानून है, तो कंप्यूटर का भी तो कानून होना चाहिए, कंप्यूटर से भी तो गलत काम ना हो जिससे। तो ये कंप्यूटर का कानून है आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब कौन सी आईटी एक्ट की, ये देखिए इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एक्ट नहीं है, आईटी का तो पूरा नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये भी नहीं है। ये क्या कह रहा है? इंडियन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ऑप्शन सी है, तो सी हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आईटी एक्ट की फुल फॉर्म है। ऑप्शन डी भी देख लो भाइयों, इंटरनेट टीचिंग एक्ट, ये भी गलत है। तो आईटी एक्ट 2000, ठीक है, ये है आईटी एक्ट 2000, सन 2000 में आया था, इसलिए इसका पूरा नाम ये है, ठीक है। ये कंप्यूटर का कानून है भाई, कंप्यूटर पे कोई गलत काम करोगे, कंप्यूटर से करोगे तो सरकार जेल में डाल देगी, उसका कानून है भाई। जैसे आम कानून है, रोड का कानून है अपना, और भी हर चीज का कानून है, ये कंप्यूटर का है।